गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं पवन कुमार। यूट्यूब के जीनियस जोन चैनल पे आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिएक्शंस के प्रकार हैं वो आप लोग पढ़ लिए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया के जो भी प्रकार थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं जारी कर पाया कुछ कारणवश। तो अभी जो मैंने दो रिएक्शंस आपको बताए थे, पहला तो हमारा आयन एक्सचेंज मेथड था, मतलब आयन विनिमय अभिक्रिया, और सेकंड वाला जो था वो जलयोजित अभिक्रिया था। इन दोनों को बारे में आप डिटेल में पढ़ लिए होंगे अच्छा तरीक़ा से, मुझे उम्मीद है। और हम आज जिस तरह से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का 2 चैप्टर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एंड किया, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक अगर इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पार्ट भी थोड़ा सा लेंदी है और उसे हम कवर करने के लिए आज आपके सामने एक चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर से आप लोग सभी लोग वाकई हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उसको समझने में हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने इस चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर बना दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। और ये मैं किस चैप्टर का बात कर रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, अगर पार्ट 1 आप खोलिएगा तो एक लास्ट चैप्टर पढ़ना है, उपसह संयोजक यौगिक, जिसे हम लोग समन्वय यौगिक भी कहते हैं, समन्वय यौगिक भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इनऑर्गेनिक का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप बहुत चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डलवा दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ये चैप्टर नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये हमारा 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक कहने का मतलब ये है कि समन्वय यौगिक के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब पर बने रहिए कुछ ही 25 या 30 मिनटों के लिए, और इसके बाद आप वीडियो को आप हटा सकते हैं, दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन 25 मिनटों तक आप बने रहिए, रोमांच आएगा इसमें, ठीक है। इस चैप्टर बहुत ही क्लियर कट डिफिनीशंस के साथ समझना है हम लोगों को, और बहुत सारा नया चीज़ हम लोग आज सीखने को उम्मीद करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए, और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्त कि जिस तरह से आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दो ताकि दूसरा का भी फ़ायदा हो जाए। अगर दूसरा का फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा उसमें होने वाला है, ठीक है। तो आप ये सोचकर मत फॉरवर्ड करना कि हमने पढ़ लिया दूसरे को नहीं पढ़ना, नहीं, दूसरे को भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, दूसरे को भी पढ़ना है, दूसरे को भी जानने का हक है, ठीक है। तो आज से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप देख लिए हैं तो कम से कम 5 जनों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना पढ़ाई को जारी रखें, उन्हें भी ये ना लगे कि मैं लॉकडाउन में कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आप ऐसा ही करेंगे। तो आज हम अब टॉपिक पर आते हैं। इस चैप्टर का नाम है समन्वय संख्या, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 9 दे सकते हैं या आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 क्या नाम है इसका? समन्वय यौगिक। समन्वय यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों एक ही का नाम है। समन्वय यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। अब इसको डिटेल में परिभाषा कैसे लिखेंगे कि उपसह संयोजक यौगिक किसको कहते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि उपसह संयोजक यौगिक जो होता है वो जटिल यौगिक होता है। क्या होता है ये? जटिल यौगिक होता है। ये सरल जो हम लोग यौगिक जो पढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट है, जटिल है, थोड़ा सा हार्ड है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखिए कि वैसा यौगिक जिसमें एक केंद्रीय धातु होता है, उसको आप लोग अभी मान लीजिए कि होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि आज ही हो सकता है कि वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएं केंद्रीय धातु किसको कहते हैं। तो आप लोग अभी याद रखिएगा कि जिस तरह से परिभाषित कर रहे हैं तो इसको
ध्यान से अब दीजिएगा कि वैसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, किसी भी केंद्रीय धातु जो परमाणु होगा किसी भी परमाणु से या फिर किसी भी समूह से सहसंयोजक बंधन द्वारा अगर जुड़ा रहता है तो वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैसा यौगिक होना चाहिए जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु जिसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, वो अगर किसी भी परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ रहेगा और कौन सा बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समन्वय यौगिक कहेंगे। और सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है समन्वय यौगिक का हमारा कौन सा, K4FeCN6, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देंगे कि समन्वय यौगिक को हम लोग कोष्टक के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जितना भी जटिल यौगिक है, समन्वय यौगिक है, इन सभी को हम लोग किस में रखेंगे, इस कोष्टक के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यही जो हमारा है, अभी हम लोग बात करें, ये केंद्रीय धातु है। ये कौन सा धातु है, केंद्रीय। ये हर एक समन्वय यौगिक में पाया जाएगा, केंद्रीय धातु। जरूरी नहीं है कि Fe रहे, Fe की जगह पर कॉपर भी रह सकता है और Au भी रह सकता है, Ag भी रह सकता है, कोई भी मेटल रह सकता है, नॉन मेटल नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, लिगेंड। इसको आप ध्यान दिए, कम से कम दो चीज याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, लिगेंड, ठीक है। ये हमारा जो है वो लिगेंड है। ये हमारा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये क्या दिया, कोष्टक। तो कोष्टक के अंदर एक हमारा केंद्रीय धातु है और हमारा कौन है, लिगेंड। बाहर कौन है, पोटेशियम है। बाहर कौन है, पोटेशियम है। कितना है पोटेशियम, 4 है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा, ये जो उदाहरण है, ये किसका है, उप सहसंयोजक यौगिक का, ठीक है। तो उप सहसंयोजक यौगिक किसको कहेंगे, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि वैसा यौगिक होना चाहिए जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है, केंद्रीय धातु परमाणु जो है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो समूह या परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा अगर जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक कहेंगे। ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आपको क्लियर कट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हम लोग इसको समझ गए। आप उदाहरण आप लिख सकते हैं, परिभाषा भी आपको मैंने लिखवा दिया। अब जो मेन काम है हमारा, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस याद रखिएगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट की वजह से मैंने इसको वीडियो लेक्चर में घसीट के लाया है, ठीक है। तो घसीट के लाने का मतलब ये है कि आप कॉपी में भी इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और ये जो लेक्चर है ये रेगुलर चलने वाला है, ठीक है। कम से कम ये इनऑर्गेनिक का पार्ट मैं ये खत्म करूंगा और इसको आप लोग वीडियो के माध्यम से खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा द्विक्लवन। हेडिंग आप लोग डालिएगा द्विक्लवन। सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा, द्विक्लवन। द्विक्लवन आखिर कहते किसको है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। पहले ये चैप्टर को हटा दे रहे हैं, इसी में लिखना है, ऐसा नहीं चैप्टर को हटा रहे हैं। उप सहसंयोजक यौगिक का ही पार्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए द्विक्लवन। द्विक्लवन का मतलब होता है डबल सॉल्ट। द्विक्लवन का मतलब क्या होता है, डबल सॉल्ट। तो आप लोग सुनिएगा, हम ध्यान से इसको बता रहे हैं कि द्विक्लवन किसके कहें। तो आप लोग ध्यान से अब सुनिए। दो सरल लवण, लवण कैसा होना चाहिए, सरल, और भी कितना, 2 का जलीय विलयन अगर क्रिस्टलीकृत से या क्रिस्टलीकरण करने से प्राप्त होती है तो वैसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे, द्विक्लवन कहेंगे। 2 सरल लवण लेना है, ठीक है। 2 सरल लवण को क्रिस्टलीकृत करना है, ठीक है। जलीय विलयन में घोल के उसको क्या करना है, क्रिस्टलीकृत करना है। तो उससे जो प्राप्त जो हमारा लवण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विक्लवन। और द्विक्लवन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटास अलम। कौन है, पोटास अलम। और पोटास अलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकिरी बोलते हैं। पोटास अलम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फिटकिरी बोलते हैं। तो आप परिभाषा लिखिए द्विक्लवन का, लिखिए 2 सरल लवणों से बने जलीय विलयन के क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बने यौगिक को द्विक्लवन कहते हैं। बने यौगिक को क्या कहते हैं, द्विक्लवन कहते हैं, या फिर डबल सॉल्ट कहते हैं। और डबल सॉल्ट को बनाने के लिए किस तरह से हम लोग
इस्तेमाल करेंगे वो आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एक यौगिक लेते हैं, सरल लवण लेते हैं, 2 सरल लवण लेना। एक तो हम ले लें K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं। K2SO4 को क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलेंगे अल्मोनियम सल्फेट। यहाँ पर 2 सरल लवण है, एक हमारा पोटेशियम सल्फेट है और एक हमारा एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये दोनों जो है वो कैसा लवण है? सरल लवण है। तो जब 2 सरल लवण को जलीय विलयन में घोलने के बाद उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो जो लवण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विक लवण कहते हैं। तो इसका जब आपस में अभिक्रिया होगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा मतलब K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O होता है ये। तो इसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं इसको? पोटास एलम। और पोटास एलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकिरी। फिटकिरी, ठीक है। फिटकिरी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटास एलम। आप लोग यूज़ किए होंगे, सैलून वगैरह में इसका यूज होता है। तो एक मिश्री का ढेला टाइप का होता है फिटकिरी, नमकीन टाइप का। तो उसका फॉर्मूला ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट H2O का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो 24 होगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा ये द्विक लवण है, ठीक है। ये द्विक लवण का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, पोटास एलम है और इसको हम लोग फिटकिरी कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग हेडिंग डालिएगा संकुल लवण। संकुल लवण कुछ उसी तरह का ही होता है जिस तरह से हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, ठीक है। देखिए, संकुल लवण को आप परिभाषा आप लिख सकते हैं। संकुल लवण वैसा लवण होना चाहिए जिसे जल में जब घोलते हैं तो वो अपने अवयवों में विभक्त नहीं होते हैं। तो इस तरह के लवणों को हम लोग क्या कहेंगे? संकुल लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? संकुल लवण। तो परिभाषा आप नोट डाउन लिखिए। वैसा लवण जिसे जल में घुलाने पर वह अपने मूल अवयवों में विभक्त नहीं होते हैं। वह अपने मूल अवयवों में विभक्त नहीं होते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? संकुल लवण कहेंगे। संकुल लवण कहेंगे। और संकुल लवण का उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, कौन है? K4FeCN6, ठीक है। उसी तरह से इसको चरखुट्टा दीजिएगा, K4 को आगे क्लोज ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा, ठीक है। उदाहरण आप लोग लिख लिए, समझ में आ गया? को बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। संकुल लवण के बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उपसह संयोजक यौगिक, या फिर आप परिभाषा तो लिख लिए हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा लिख लिया था। और मैंने एक शुरू में एग्जांपल जो दिया था K4FeCN6 का, उसी में आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि द्विक लवण जो होता है हमारा, और एक कौन सा लवण अभी मैंने बताया? संकुल लवण। इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। और आप जिस तरह से मैंने क्लास में करता था उसी तरह से आज भी डिब्बा बनाइएगा। इधर एक द्विक लवण लिखिएगा, कौन सा लवण लिखिएगा? द्विक लवण। और इधर क्या लिखिएगा आप लोग? द्विक लवण। और उधर क्या लिखिएगा आप लोग? संकुल लवण। ये दोनों में अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आज जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट बिलोंग्स टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो हम लोग आज देख रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लासेस सब रेगुलर हो जाएगी इस चैप्टर्स के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसमें आपको 100% एफर्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। तो आप लोग द्विक लवण के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और द्विक लवण और किसके बारे में? संकुल लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंतर हम लोग लिखने जा रहे हैं द्विक लवण और संकुल लवण में ये है कि इसे जब जल में हम लोग घोलते हैं द्विक लवण को, तो उसके अवयव हैं जो विघटित हो जाते हैं।
ठीक है। डबल साल्ट को जब जल में घोला जाता है तो उनके अवयव हैं जो विघटित हो जाते हैं, लेकिन इसको जब जल में घोलते हैं तो ये अपने अवयवों में नहीं टूटते हैं, या बोल सकते हैं कि ये अपने अवयवों में विघटित नहीं होते हैं। तो आप पहले लिखिएगा, इसे जल में घोले जाने पर यह अपने अवयवों में, इसे जल में घोले जाने पर यह अपने अवयवों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन इधर क्या लिखिएगा, इसे जल में घोले जाने पर यह अपने अवयवों में नहीं टूटता है, यह अपने अवयवों में विभक्त नहीं होता है, या विघटित नहीं होता है, या नहीं टूटता है, कुछ भी लिख सकता है। दूसरा पॉइंट आप आइएगा, दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि इसमें आयनिक बंधन होता है। देखिए द्विक लवण जो होता है उसमें आयनिक बंधन पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। संकुल लवण में लिखिएगा इसमें उप सह संयोजक बंधन पाया जाता है, ठीक है, या सह संयोजक बंधन पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण आप लोग इसका लिख सकते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, पोटास एलम लिख सकते हैं, पोटास एलम लिख सकते हैं। इसका द्विक लवण का उदाहरण कौन है, पोटास एलम। और इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं KFOR, इसका नाम लिखने के लिए हम लोग सीख जाएंगे, अभी सिर्फ ये चीज़ आपको लिखिए। इसका नाम IUPAC से नाम लिखा जाता है, वो हम आपको सिखा देंगे अच्छा से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नामकरण, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द चैप्टर ऑफ व्हाट वी कॉल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा चैप्टर है 9th चैप्टर, इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका किस तरह से IUPAC नामकरण किया जाता है वो मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगा, उसके लिए घर बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण, लिख दें। थर्ड पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिएगा, इसके रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के गुणों के समान होते हैं, अवयवी यौगिकों के गुणों के समान होते हैं। उधर लिखिएगा, इसके रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के गुणों से भिन्न होता है। अवयवी जो कण होगा या यौगिक होगा उससे उसका एकदम डिफरेंट गुण होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, 5वां पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक या अधिक प्रकार के, इधर लिखिएगा द्विक्लवण में, इसमें एक या अधिक प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं तथा सूत्र को कोष्टक के अंदर नहीं रखा जाता, तथा सूत्र को द्विक्लवण में क्या करिएगा कि आपको जो कंपाउंड होगा उसको आप लोग कोष्टक में नहीं रखते हैं, लेकिन संकुल लवण जैसे ही आएगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उधर लिखिएगा, इसमें एक ही प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं, इसमें एक ही प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं तथा जटिल आयन को एक बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संकुल लवण जो है उसको हम लोग, उसके जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग कोष्टक के अंदर रखते हैं, तो जैसे ही पता चल जाएगा वो जटिल है उसको किस में रखते हैं, हम लोग कोष्टक में रखते हैं। लेकिन जो हमारा ये द्विक लवण है इसको हम लोग कोष्टक के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अंतर है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु पर ऑक्सीकरण अवस्था। बहुत सारे जटिल यौगिक हैं हमारे, उस पर केंद्रीय धातु पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप निकालना सीखिएगा तभी आप IUPAC इस तरह के कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था नहीं निकालना आता है तो कहीं ना कहीं आप IUPAC नाम लिखने में आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, जटिल यौगिक के, लिखिएगा हेडिंग, जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु पर ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। जो जटिल यौगिक है हमारा, यह संकुल लवण है, उस पर हम लोग किस तरह से जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर किस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही आप लोग को निकालने आना चाहिए। सबसे पहले कुछ हम लोग
लिगेंड्स का बात कर लेते हैं। देखिए लिगेंड जो होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग K4FeCN6 के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा K4FeCN6 ये जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इस धातु से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड देखिए यहाँ पर लिगेंड जो हो सकता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो कुछ लिगेंड्स पर जो चार्ज होता है वो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे बात करते हैं साइनाइड की, साइनाइड एक तरह का लिगेंड है। तो साइनाइड जो है नेगेटिव है, आप लोग को सभी पता है। तो इसका आप वैल्यू कितना लिखिएगा -1। यहाँ पर आप लोग हम कुछ लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, उसको यूपीएससी में यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में याद रखना होगा। तो CN- और जितना भी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन है, इन सभी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास एक ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए आप लोग क्या लिखिएगा 0। अमोनिया NH3, अमोनिया के लिए क्या लिखिएगा 0। और H2O को यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अमीन को, अमोनिया को अमीन कहते हैं, ठीक है। और CO को यहाँ पर कार्बोनिल कहते हैं। तो ये सब जो लिगेंड है इनका जो वैल्यू लेना है वो कितना लेना है 0। और C2O4 एक ऑक्सिलेट होता है, इस पर कितना होता है -2 होता है। तो ये आप लोग बाय हार्ट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे साइनाइड हुआ, साइनाइड पर चार्ज कितना होगा -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितना भी है ये हैलोजेंस है, ठीक है। तो हैलोजेंस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा -1 होगा। कार्बोनिल पर 0 होगा। अमोनिया पर क्या होगा 0 होगा। जल पर क्या होगा 0 होगा। और ऑक्सिलेट इसको बोलते हैं, ऑक्सिलेट पर जो चार्ज लिखेंगे वो कितना लिखेंगे -2। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको जिसको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, मतलब ये Fe यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु बोले हैं, हेडिंग भी वही हम दिलवाएं कि जटिल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इस पर हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। जिस पर हमको निकालना है ना उसको मान लेंगे x। तो लिखेंगे माना कि Fe बराबर x, जिस पर निकालना है उसको क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे। इतना तो सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इधर आइएगा, इस कोष्टक के बाहर देखिए कि कोई तत्व है या नहीं। यहाँ पर है तत्व, एक मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम कितना है, संख्या उसकी कितना है 4, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा 4। इसके पास फिर ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट के यानी कि प्लस साइन देंगे, अपने मन से प्लस साइन देंगे। और Fe को हम लोग क्या माने हैं x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। फिर अपने मन से प्लस देंगे। यहाँ पर साइनाइड CN है और के गो है 6 गो है, CN और के गो है 6 गो। तो एक CN पर -1, तो 6 CN पर तो -6, तो लिखेंगे -1 इंटू क्या 6, और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ जो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा ऑक्सीकरण अवस्था होगा, और किस पर होगा वो Fe पर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस सोल्व करते हैं, प्लस माइनस -6 बराबर कितना 0। यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये +4 है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आया 2 आया। तो 2 को यहाँ पर रोमन अंक में दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो रोमन अंक यहाँ पर दर्शा रहा है कि Fe पर जो ऑक्सीकरण अवस्था निकला है वो कितना है +2 है। कितना है +2 है। और ऑक्सीकरण अवस्था को जब भी आप लोग दोस्त दर्शाइएगा या दर्शाओगे तो हमेशा रोमन अंक में ही दर्शाना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं CuH2O का, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हम लोग सेकंड लिखेंगे। इन जितना भी हम लोग अभी निकालेंगे वो सब केंद्रीय धातु परमाणु पर ही निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा CuH2O, ठीक है, का होल 2 लिख दी, कुछ भी लिख सकता है। और यहाँ पर चार्ज है कितना 2+। इसको ब्रैकेट को मिटा दीजिए आप, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है हमारे पास, कॉपर लिगेंड से जुड़ा हुआ है। या यहाँ पर 2 नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CuH2O
और चार्ज जो है ऊपर 2 प्लस है ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जिस पर हम लोग कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, जिसको पर निकालना है उसको x मानना, माना कि कॉपर बराबर x हो गया। अब इसको x प्लस H2O का हम लोग देखें कितना होता है 0, 0 बराबर क्या लिखेंगे 2 प्लस या फिर 2 x बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना होगा ऑक्सीकरण अवस्था 2। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा, अच्छा से समझ में आ रहा। और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार एक और पूछा जाता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा NiCN का होल 4, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 2 माइनस है भाई, वहाँ पर 2 प्लस था, यहाँ पर 2 माइनस है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 0 के बराबर करेंगे, अगर जो चार्ज दिया हुआ है ना ब्रैकेट के ऊपर इक्वल टू के बाद वही लिखना है। तो यहाँ पर हमको निकल मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि Na बराबर क्या लिखेंगे x हो गया, x प्लस यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड कितना है 4, एक साइनाइड के लिए कितना होता है -1, तो -1 और कितना साइनाइड है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, यहाँ पर 2 माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। तो x प्लस माइनस -4 बराबर -2, समझ में आ रहा है सभी को, x बराबर कितना -2 प्लस 4, ठीक है, x बराबर क्या होगा ये 2 आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर रोमन अंक के साथ दर्शाएंगे क्या 2 दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी में 2 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं K3, चौथा एग्जाम्पल होगा हमारा K3FeCN6, इसको कैसे आप लोग करिएगा, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इस पर निकालना है आपको, तो पोटेशियम कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर लिखिए 3, जिस पर निकालना होता है उसको x मानते हैं, प्लस साइनाइड कितना है 6, एक साइनाइड के लिए -1, तो 6 के लिए -1 to 6 बराबर कितना 0, क्लियर है, 3 प्लस x प्लस माइनस -6 बराबर 0, सभी को समझ में आ रहा होगा। x बराबर ये 6 उधर ले जाएंगे और ये 3 उधर ले जाएंगे तो -3, ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 3, तो यहाँ पर दर्शाइएगा इस तरह से, समझ में आ रहा। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आयरन पर कितना होगा, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह का, 5वां एग्जांपल है CONH3 का होल 6 Cl3। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमको निकालना है किस पर, इस पर निकालना है, ठीक है, CONH3 का होल 6 और Cl3, क्लोरीन यहाँ पर इस के बाहर है, तो एक क्लोरीन पर हमारा होता है कितना -1, तो 3 क्लोरीन पर कितना होगा -3 होगा, 3 क्लोरीन पर कितना होगा -3, तो यहाँ पर मानेंगे इसको, माना कि कोबाल्ट बराबर x, तो यहाँ पर x मान देंगे, प्लस अमोनिया के हुआ है 6 गो, एक अमोनिया पर कितना 0, तो 6 पर कितना होगा 0 × 6, और इसको अपने से प्लस देना है, ब्रैकेट आ गया ना। अब यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन कितना है 3 है ना, कितना है 3, तो एक क्लोरीन पर -1, तो 3 क्लोरीन पर कितना होगा -3, और बराबर इसको 0 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इसमें ये मल्टीप्लाई किए तो 0 प्लस माइनस कितना होगा -3 बराबर 0, x बराबर कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर क्या लिखाएंगे इस तरह से। क्लियर है सभी को, बढ़िया से एकदम, खूब बढ़िया से एकदम क्लियर होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आना चाहिए दोस्त। ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपको नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। एक हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से और क्लियर हो जाए, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, मजा आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसको लिखिए जरा, लास्ट है ये हमारा Fe, उसके बाद क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और H2O है, H2O का होल 6, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन है,
कौन है भाई, आयरन है, और आयरन पर ही निकालना है। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, और ये हमारा कैसा है, हेलोजन। हेलोजन पर हम लोग क्या बोलेंगे कि -1 होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा -1, ठीक है। फिर क्या करिएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, तो बीच में क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। प्लस देके क्या लिखिएगा, -1, या फिर बीच में प्लस दीजिएगा। जल के हुआ है 6 गो, एक जल के लिए कितना होता है, 0 होता है, 6 के लिए 0 × 6, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। x - 2 हो गया बराबर 0, तो x बराबर कितना है 2, तो 2 आया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या